क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि आपके सोचने का तरीका, आपकी मान्यताएं, आपकी अच्छाई बुराई की परिभाषा, ये सब आपने खुद चुना है या ये किसी और ने आपके दिमाग में डाल दी? सोचिए, अगर वो सारी चीजें जिन पर आप यकीन करते हैं, धर्म से लेकर नैतिकता तक, बस इंसानी खेल है, अगर सच्चाई कुछ और है। आज हम एक ऐसी किताब में उतरने वाले हैं जिसने इंसान की आत्मा तक को झकझोर दिया था। फ्रीडरिक नीत्शे की ह्यूमन, ऑल टू ह्यूमन। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको आपके अपने दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों तक ले जाएगा। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि इंसान असल में कितना जटिल और कमजोर है। नीत्शे इस किताब में हमें धर्म, नैतिकता, समाज, सत्ता और इंसान की खुद की सोच की जड़ों तक ले जाता है। तो अगर आप सच में अपनी सोच को चुनौती देना चाहते हैं और उन सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हैं जो कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता, ये वीडियो आपके लिए है। चलो शुरू करते हैं मैन अलोन विद हिमसेल्फ से, जहां नीत्शे हमें खुद के सामने खड़ा कर देता है। चैप्टर 1, मैन अलोन विद हिमसेल्फ। कभी सोचा है जब इंसान पूरी तरह अकेला रह जाता है, तब असली चेहरा सामने आता है। भीड़ में, दोस्तों के बीच, परिवार के साथ हम सब एक नकाब पहने रहते हैं। लेकिन जैसे ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है और हम अपने ही दिमाग की आवाज के साथ बंद हो जाते हैं, तब असली खेल शुरू होता है। नीत्शे कहता है कि उस पल इंसान सबसे ज्यादा नंगा होता है। अपने विचारों के सामने हम खुद को जैसा दूसरों को दिखाते हैं वैसा होते नहीं। हमें कई परतें होती हैं, डर, राज, झूठ और वो सब चीजें जिन्हें हम खुद से भी छुपाते हैं। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी कमरे में अकेले बैठे बैठे अचानक कोई अजीब सा ख्याल आया हो। शायद कोई पुराना गुनाह, कोई शर्मनाक बात, कोई डर, और आपने तुरंत खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लिया। मोबाइल उठा लिया, गाना चला लिया या किसी से बात करने लग गए। क्यों? क्योंकि खुद के सामने खड़े होने की हिम्मत हमें बहुत कम होती है। ये चैप्टर हमें इसी कड़वी सच्चाई से टकराता है। नीत्शे कहता है कि इंसान अक्सर खुद से भागता है क्योंकि अपने मन के सच का सामना करना आसान नहीं। मान लीजिए एक आदमी है जो दुनिया के सामने बहुत नेकदिल बनने का नाटक करता है। सबको लगता है कि वो दूसरों की मदद करता है, हमेशा ईमानदार है। लेकिन जब वो अकेला होता है, उसे अंदर से पता है कि वो ये सब इसलिए करता है ताकि लोग उसे अच्छा समझें। असली मकसद शायद सम्मान पाना है, शायद पावर, या बस लोगों की नजरों में ऊपर दिखने का सुख। ये इंसान जब खुद से सच बोलेगा तभी अपनी असली तस्वीर देख पाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग उस आईने को देखना ही नहीं चाहते। नीत्शे इस चैप्टर में हमें डराता नहीं, बल्कि सच दिखाता है। कहता है, अगर तुम सच में अपने विचारों को समझना चाहते हो तो अकेले में बैठो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। देखो दिमाग किस तरफ भागता है, कौन सी बातें बार बार आती है। वहीं से असली इंसानियत का पता चलता है। अकेले रहना आसान नहीं, क्योंकि वहां कोई मास्क नहीं, कोई एक्टिंग नहीं। वहां सिर्फ तुम और तुम्हारे अंदर का सच होता है। इस चैप्टर का सबसे डार्क हिस्सा यही है। हम जितना दूसरों को धोखा देते हैं, उससे कहीं ज्यादा खुद को धोखा देते हैं। हमें लगता है हम अच्छे इंसान हैं, लेकिन असलियत यह है कि अच्छाई भी कई बार खुदगर्जी के लिए होती है। जब इंसान ये समझना शुरू करता है, तब वो खुद को सच में जानने की तरफ पहला कदम उठाता है। ये सफर आसान नहीं, डरावना है, लेकिन यही सफर तुम्हें उन सवालों के जवाब देगा जो जिंदगी भर किसी किताब या गुरु से नहीं मिलेंगे। नीत्शे कहता है, खुद को जानने की कोशिश करो, लेकिन सच में। और सच का मतलब है अपने सबसे बदसूरत ख्यालों का सामना करना। यही वो चीज है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगी, क्योंकि ज्यादातर लोग कभी इस हिम्मत को इकट्ठा नहीं कर पाते। चैप्टर 2, रिलीजियस लाइफ। धर्म, ये वो चीज है जो इंसान को सदियों से जोड़ती भी आई है और तोड़ती भी। नीत्शे इस चैप्टर में धर्म को एक ऐसे आईने की तरह दिखाता है जिसमें इंसान
अपनी सबसे गहरी कमजोरियां छुपाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ज्यादातर लोग धर्म में विश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सच खोज रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें सुरक्षा चाहिए। उन्हें किसी बड़े ताकतवर हाथ का सहारा चाहिए जो उनकी हर गलती माफ कर दे। सोचिए, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ऊपर कोई भगवान बैठा है, वो सब देख रहा है, वो सजा भी देगा और इनाम भी। ये सोच इंसान को आजादी नहीं देती, बल्कि उसे एक डर में बांध देती है। नीत्शे कहता है कि धर्म एक तरह से इंसान का मनोवैज्ञानिक कवच है। जब इंसान डरता है, अकेला महसूस करता है या अपनी जिंदगी का कोई मतलब नहीं ढूंढ पाता, तो वो धर्म को पकड़ लेता है, जैसे डूबता हुआ इंसान तिनके को पकड़ लेता है। ये बात कड़वी है, लेकिन सच है। धर्म हमें नैतिकता, मोरालिटी सिखाता है, लेकिन ये नैतिकता भी इंसानों ने ही बनाई है। यानी जो चीज हमें सही गलत बताती है, वो भी इंसानी दिमाग का खेल है, कोई दिव्य नियम नहीं। एक उदाहरण सोचो, अगर कोई बच्चा छोटे से गांव में पैदा होता है, उसे बचपन से ये सिखाया जाएगा कि भगवान के नाम पर बलिदान देना पुण्य है। वही बच्चा अगर किसी शहर में पैदा होता जहां ये प्रथा नहीं है, तो वो इसे गलत कहेगा। मतलब नैतिकता और धार्मिक विश्वास भी जगह और समय के हिसाब से बदलते हैं, फिर भी इंसान उन्हें एब्सोल्यूट सच मानकर जीता है। नीत्शे इस हिपोक्रेसी को उजागर करता है। ये चैप्टर धर्म को गाली नहीं देता, बल्कि समझाता है कि धर्म इंसानी जरूरत का नतीजा है। इंसान को केओस में ऑर्डर चाहिए, डर के सामने सहारा चाहिए, मौत के बाद कोई उम्मीद चाहिए, इसलिए धर्म बना। लेकिन नीत्शे कहता है कि अगर इंसान सच में आजाद होना चाहता है, तो उसे इस सहारे से बाहर निकलना पड़ेगा। ये आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम धर्म को छोड़ते हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम किसी गहरी खाई के किनारे खड़े हो, जहां नीचे कुछ भी नहीं। लेकिन यही वो कदम है जो सोच को सच में स्वतंत्र बनाता है। वो कहता है कि धार्मिक लोग अक्सर खुद को पवित्र समझते हैं, लेकिन अक्सर उनका धर्म ही उन्हें अपने असली डर का सामना करने से रोकता है। क्योंकि जब तक कोई ऊपर बैठा भगवान है जो सब नियंत्रित कर रहा है, तब तक इंसान खुद की जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं लेता। वो अपने कर्म का बोझ भगवान पर डाल देता है। लेकिन अगर मान लो कोई भगवान नहीं है, कोई ऊपर बैठा जज नहीं, तो तब इंसान को अपने हर काम की जवाबदेही खुद लेनी पड़ेगी। यही बात डरावनी है। नीत्शे इस चैप्टर में धर्म को एक मानसिक सहारा कहता है, एक कहानी जो हमें सुरक्षा देती है। लेकिन वो चुनौती देता है कि क्या तुम इस सुरक्षा को छोड़कर अकेले खड़े हो सकते हो? क्या तुम अपने डर को सीधा देख सकते हो, बिना किसी भगवान या पवित्र किताब के पीछे छुपे? ये सवाल इंसान को असहज कर देता है। यही इस चैप्टर की ताकत है। चैप्टर 3 ऑन द हिस्ट्री ऑफ मॉरल फीलिंग्स। नीत्शे इस चैप्टर में एक बड़ा सवाल उठाता है। हम जो अच्छा और बुरा मानते हैं, ये सच में कोई ऊपर से आई सच्चाई है या इंसानों ने खुद अपने फायदे के लिए ये सिस्टम बनाया? सोचो, बचपन से हमें सिखाया गया कि चोरी करना बुरा है, मदद करना अच्छा है, सच बोलना नेक है, झूठ बोलना गुनाह है। लेकिन क्या ये सच में कोई दिव्य कानून है, या फिर ये नियम इंसानों ने अपने समाज को कंट्रोल में रखने के लिए बनाए? नीत्शे कहता है कि नैतिकता, मोरालिटी का भी इतिहास है। ये अचानक आसमान से नहीं गिरी, ये धीरे धीरे इंसानों की जरूरतों से पैदा हुई। उदाहरण के लिए, पुराने समय में ताकतवर लोग अच्छा वही मानते थे जो उन्हें फायदा दे। राजा या जमींदार के लिए जो सही था वही सही माना जाता था। कमजोर लोगों को सर्वाइवल के लिए अलग मोरालिटी बनानी पड़ी। उन्होंने दयालुता, त्याग और सहनशीलता जैसी वैल्यूज को ऊंचा बताया, क्योंकि उनके पास ताकत नहीं थी। ऐसे धीरे धीरे अच्छा और बुरा का मतलब बदलता गया। यानी नैतिकता भी इंसानों का सर्वाइवल टूल है, कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं। नीत्शे कहता है कि हम आज भी इन्हीं पुराने विचारों के कैदी हैं। हमें लगता है कि नैतिकता यूनिवर्सल है, लेकिन वो बस सोसाइटी के कन्वीनियंस से बनी एक कहानी है
जैसे किसी भी देश के कानून बदलते रहते हैं, वैसे ही मोरल रूल्स भी बदल सकते हैं। अगर कल किसी समाज को कुछ और जरूरी लगे तो अच्छाई और बुराई की परिभाषा फिर से बदल जाएगी। ये सोच डराती है क्योंकि हम मानते आए हैं कि नैतिकता पत्थर पर लिखी हुई है। लेकिन नीत्शे कहता है कि ये बस इंसानों का काम चलाओ इन्वेंशन है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर कोई युद्ध के मैदान में अपने दुश्मन को मारता है तो वो हीरो कहलाता है, लेकिन वही काम अगर वो अपने मोहल्ले में करे तो वो कातिल कहलाएगा। तो काम वही है, पर कॉन्टेक्स्ट बदलते ही नैतिकता भी बदल गई। ये साबित करता है कि हमारे मोरल फीलिंग्स सिचुएशन और पावर डायनामिक्स पर निर्भर है। ये चैप्टर डार्क इसलिए लगता है क्योंकि ये हमें हमारी नैतिकता पर शक करने को मजबूर करता है। हमें सिखाया गया है कि सही और गलत का साफ फर्क है, लेकिन नीत्शे दिखाता है कि ये फर्क इंसानी दिमाग का बनाया हुआ है। वो कहता है कि इंसान अगर सच में सोचने वाला बनना चाहता है तो उसे अपनी मोरालिटी के ओरिजिन को समझना पड़ेगा। ये समझना कि अच्छाई बुराई भी किसी डिवाइन प्लान से नहीं, बल्कि इंसानी जरूरतों, डर और सर्वाइवल से पैदा हुई है। इस बात को मानना आसान नहीं, क्योंकि अगर अच्छाई बुराई इंसानी खेल है तो हमें खुद तय करना पड़ेगा कि सही क्या है। यही सोच इंसान को डराती भी है और आजाद भी करती है। नीत्शे हमें चैलेंज देता है, क्या तुम अपनी नैतिकता को दोबारा जांचने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम ये मान सकते हो कि जो पवित्र लगता है वो भी शायद किसी समय किसी के फायदे के लिए गढ़ा गया था? यही इस चैप्टर का पंच है। ये तुम्हें मोरल सिस्टम के अंदर छिपे सच का सामना कराता है। जो बात हमें सबसे सुरक्षित लगती थी वो भी इंसानी मन का बनाया हुआ इल्यूजन हो सकती है। चैप्टर 4, अ ग्लांस एट द स्टेट। राज्य यानी सत्ता, सरकार, वो ताकत जो हमारे सिर पर हमेशा एक अदृश्य छतरी की तरह मंडराती रहती है। नीत्शे इस चैप्टर में राज्य को किसी पवित्र संस्था की तरह नहीं, बल्कि एक इंसानी मशीन की तरह देखता है। एक ऐसा सिस्टम जो इंसानों ने खुद बनाया है ताकि भीड़ को कंट्रोल में रखा जा सके। ये चैप्टर हमें ये एहसास कराता है कि जिस राज्य या देश पर हम गर्व करते हैं वो भी किसी दिव्य योजना का नतीजा नहीं, बल्कि ताकत, चालाकी और डर से पैदा हुआ है। सोचो, एक गांव में लोग आपस में लड़ रहे हैं। कोई मजबूत इंसान उभरता है जो कहता है, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। लोग डर के मारे उसकी बात मान लेते हैं। धीरे धीरे ये एक रिवाज बन जाता है और वही ताकतवर इंसान या उसका खानदान राजा कहलाने लगता है। फिर वो अपने नियम बनाता है, अपनी सेना खड़ी करता है। यही नियम आगे चलकर कानून बन जाते हैं और ये पूरी व्यवस्था अब राज्य कहलाती है। लेकिन इसकी जड़ें ताकत और सर्वाइवल में है, कोई पवित्रता इसमें नहीं। नीत्शे हमें याद दिलाता है कि सत्ता का खेल हमेशा नैतिकता से बड़ा रहा है। राज्य अक्सर लोगों को ये यकीन दिलाता है कि वो उनकी भलाई के लिए है, लेकिन असल में उसका पहला मकसद है खुद को बनाए रखना, अपनी ताकत को मजबूत करना। आज भी देखो, हर देश खुद को महान बताता है, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानता है और अपने दुश्मनों को बुरा दिखाता है। ये सब नैरेटिव्स है जो राज्य अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गढ़ता है। उदाहरण लो, एक सैनिक को कहा जाता है कि देश के लिए मरना सबसे बड़ा बलिदान है। ये बात उसे गौरव देती है, लेकिन अगर वो सैनिक गहराई से सोचे तो समझेगा कि वो एक राजनीतिक फैसले का हिस्सा है जो किसी सत्ता ने लिया है। उसकी मौत एक खेल की गोटी जैसी है। नीत्शे का कहना है कि राज्य इंसान को ये इल्यूजन देता है कि वो किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए जी रहा है, जबकि असल में वो सत्ता के खेल में सिर्फ एक पॉन है। ये चैप्टर डार्क इसलिए है क्योंकि ये देशभक्ति, राष्ट्रवाद जैसी भावनाओं के पीछे की असलियत को उजागर करता है। हम अक्सर मानते हैं कि अपने देश के लिए लड़ना या राज्य की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन नीत्शे कहता है कि ये विचार भी इंसानों को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। सत्ता को बनाए रखने के लिए ये कहानियां गढ़ी जाती है ताकि जनता सवाल न करे। ये सोच डराती है क्योंकि ये उस नींव को हिला देती है
जिस पर हमारी पहचान खड़ी है। अगर राज्य भी इंसानी मैनिपुलेशन का नतीजा है, तो फिर सही और गलत राजनीति भी इल्यूजन ही है। नीत्शे हमें चैलेंज करता है कि सत्ता के खेल को पहचानो, उसके पीछे की चालाकियों को देखो। सिर्फ तभी इंसान सच में आजाद सोच सकता है। ये चैप्टर सुनने के बाद शायद आपको अपने देश या सरकार को लेकर जो ब्लाइंड ट्रस्ट है, उसमें दरार महसूस हो। यही नीत्शे का मकसद है, हमें सोचना सिखाना, डराना नहीं, लेकिन सच के सामने खड़ा करना। चैप्टर 5 फ्रॉम द सोल ऑफ आर्टिस्ट्स एंड राइटर्स। कला और लेखन को अक्सर लोग कोई दिव्य वरदान मानते हैं, जैसे कलाकार किसी ऊपर वाले से प्रेरणा लेकर काम करता है। लेकिन नीत्शे इस भ्रम को तोड़ देता है। वो कहता है कि कलाकार और लेखक भी इंसान हैं। उनकी रचनाएं भी इंसानी भावनाओं, इच्छाओं और कमजोरियों का नतीजा है। ये चैप्टर हमें आर्ट और क्रिएटिविटी की ग्लैमर वाली चमक से हटाकर उसकी असली गहराई में झांकने पर मजबूर करता है। सोचिए, एक मशहूर लेखक जो सबको लगता है कि समाज को जागरूक करने के लिए लिखता है, शायद अंदर से फेम और रिकॉग्निशन की भूख में लिख रहा हो। एक चित्रकार जो सच्चाई को कैनवस पर उतारता है, हो सकता है वो अपने अंदर के डर, दर्द या अहंकार को कला के जरिए बाहर निकाल रहा हो। नीत्शे कहता है कि कला कोई पवित्र माध्यम नहीं, बल्कि इंसान के जटिल मन का आईना है। वो ये भी बताता है कि कलाकार का दिमाग अक्सर एक साइंटिस्ट जैसा होता है। वो भावनाओं और अनुभवों को ऑब्जर्व करता है, उन्हें शेप देता है। लेकिन सोसाइटी कलाकारों को रहस्यमय और भगवान का भेजा हुआ बताकर पेडेस्टल पर रखती है, जिससे ये सच छुप जाता है कि वो भी बाकी इंसानों की तरह कमजोर और सेल्फिश हो सकते हैं। एक उदाहरण सोचो, एक कवि जो दिल टूटने के बाद दर्द भरी कविताएं लिखता है, लोग उसे महान मानते हैं। लेकिन शायद वो कविताएं लिखने का मकसद खुद को हील करना या लोगों से सिंपैथी पाना है। इस नजरिए से कला इंसान के सेल्फ एक्सप्रेशन का एक टूल है, कोई जादू नहीं। नीत्शे कहता है कि कलाकारों का मन एक जंग का मैदान होता है। उनकी क्रिएटिविटी अक्सर उनके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्ट्रडिक्शन से जन्म लेती है। जितना बड़ा कलाकार, उतना बड़ा केओस उसके अंदर। यही केओस उसकी ताकत बनता है। ये चैप्टर हमें आर्ट और लिटरेचर की चकाचौंध के पीछे का डार्क सच दिखाता है। वो इल्यूजन की कलाकार किसी डिवाइन इंस्पिरेशन से बना है, टूट जाता है, और उसकी जगह ये एहसास आता है कि आर्ट असल में इंसानी कमजोरी और जिज्ञासा का नतीजा है। इसका मतलब ये नहीं कि कला की अहमियत कम है, बल्कि इसका मतलब है कि कला इंसान के असली चेहरे को सबसे गहराई से दिखाने वाला आईना है। नीत्शे यहाँ हमें चैलेंज देता है, क्या हम कला और कलाकार को बिना पूजा किए समझ सकते हैं? क्या हम उनकी रचनाओं को एक इंसान के मन की गहराई का नक्शा मान सकते हैं? ये नजरिया कला को और ज्यादा इंट्रिग्यूइंग बनाता है, क्योंकि अब वो कोई डिवाइन गिफ्ट नहीं, बल्कि इंसानी आत्मा का रॉ रिफ्लेक्शन है। चैप्टर 6 साइंस ऑफ हायर एंड लोअर कल्चर। संस्कृति। ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में आदर्शों, सभ्यता और प्रगति की तस्वीरें आती है। लेकिन नीत्शे इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे का सच दिखाता है। वो कहता है कि ऊंची और नीची संस्कृति का फर्क उतना सीधा नहीं है जितना हमें बताया गया है। ऊंची संस्कृति सिर्फ किताबों, कला या विज्ञान के नाम पर नहीं बनती, बल्कि उस सोच से बनती है जिसमें इंसान अपने डर और इच्छाओं से ऊपर उठने की कोशिश करता है। वही नीची संस्कृति वही है जो सिर्फ दिखावे में सभ्य है, लेकिन अंदर से लालच, डर और भीड़ की मानसिकता से भरी हुई। सोचो, कोई समाज बाहर से कितना भी चमकदार क्यों न लगे, अगर वहां के लोग हर फैसले में भीड़ का अंधा पीछा करते हैं, हर चीज को ट्रेंड या परंपरा मानकर करते हैं, तो वो संस्कृति नीची है। वही एक छोटा सा समूह जो सच को खोजने की हिम्मत करता है, सवाल पूछता है, आलोचना करता है, वो ऊंची संस्कृति की निशानी है। नीत्शे कहता है कि असली सभ्यता वही है जहां इंसान खुद सोचने की ताकत रखता है, न कि जहां बस पुरानी बातों को दोहराया जाता है। एक उदाहरण लो,
कई बार शहरों में हम गगनचुंबी इमारतें, टेक्नोलॉजी और चमकती दमकती जिंदगी देखते हैं और सोचते हैं कि ये जगह मॉडर्न और एडवांस्ड है। लेकिन अगर लोग अब भी एक दूसरे के विचारों को दबाते हैं, नई सोच को खतरा मानते हैं, तो ये सारी प्रगति सिर्फ सतही है। वहीं कोई छोटा सा गांव हो सकता है जहां लोग कम साधन होने के बावजूद खुलकर सोचते हैं, सवाल करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। असली संस्कृति वहां है। नीत्शे कहता है कि संस्कृति का स्तर इस बात से तय होता है कि इंसान सच को कितना सह सकता है। ऊंची संस्कृति के लोग अपनी मान्यताओं को चुनौती देने से नहीं डरते। वो जानते हैं कि सच्चाई हमेशा आरामदायक नहीं होती। वहीं नीची संस्कृति सच से भागती है क्योंकि वो डर पर बनी होती है। ये चैप्टर हमें समाज की नकली सजावट के पार देखने को कहता है। ये सोच डार्क इसलिए है क्योंकि ये हमें एहसास कराती है कि हम जिन देशों, समाजों या सभ्यताओं को महान मानते आए हैं, उनमें से कई अंदर से खोखली हो सकती है। नीत्शे हमें प्रोवोक करता है कि ऊंची संस्कृति के लिए सिर्फ किताबें पढ़ना या कला बनाना काफी नहीं। इसके लिए हिम्मत चाहिए, सच का सामना करने की, भीड़ से अलग चलने की। ये चैप्टर हमें यह भी दिखाता है कि संस्कृति का असली मूल्य शक्ति और प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि सोचने की स्वतंत्रता से मापा जाना चाहिए। और यही असली परीक्षा है, कितने लोग सच में आजाद सोच सकते हैं और कितने सिर्फ भीड़ के रंग में रंगे हैं। चैप्टर 7, मैन इन सोसाइटी। इंसान अकेले रहकर खुद को जान सकता है, लेकिन सच ये है कि उसका असली खेल समाज के बीच ही चलता है। नीत्शे इस चैप्टर में हमें एक कड़वा सच दिखाता है। इंसान दूसरों के बिना जी नहीं सकता, लेकिन वही लोग उसे सबसे ज्यादा बांधते भी हैं। समाज हमें सुरक्षा देता है, पहचान देता है, लेकिन इसके बदले हमसे हमारी असली आजादी छीन लेता है। हम जो सोचते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या बोलते हैं, ये सब समाज की बनाई हुई उम्मीदों का नतीजा है। सोचो, जब कोई बच्चा पैदा होता है, वो पूरी तरह खाली स्लेट जैसा होता है। धीरे धीरे समाज उसे सिखाता है कि क्या सही है, क्या गलत, किस बात पर शर्म करनी चाहिए, किस बात पर गर्व। नीत्शे कहता है कि ये शिक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि एक सटल कंट्रोल है। हमें समाज के रूल्स मानने पर मजबूर किया जाता है ताकि सिस्टम स्मूथ चले, लेकिन इस प्रोसेस में हम अपनी इंडिविडुअलिटी खो देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान अपनी असली राय खुलकर कहे तो समाज उसे रिबल कहेगा। अगर वो भीड़ के हिसाब से न चले तो उसे बहिष्कृत कर देगा। नीत्शे बताता है कि ये समाज का तरीका है, लोगों को इतना डराना कि वो भीड़ के मुताबिक ही सोचें। यहां तक कि हम में से कई लोग खुद को अच्छा इंसान इसलिए मानते हैं क्योंकि समाज ने हमें यही डेफिनेशन दी है। नीत्शे ये भी दिखाता है कि दोस्ती, रिश्ते, यहां तक कि प्यार भी कभी कभी एक तरह का सौदा होता है। इंसान दूसरों के साथ इसलिए रहता है क्योंकि उसे वैलिडेशन, सुरक्षा और बिलोंगिंग का एहसास चाहिए, लेकिन इस प्रोसेस में वो अपने असली सेल्फ से दूर चला जाता है। यही वजह है कि कोई भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस कर सकता है। ये चैप्टर हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या हम सच में समाज का हिस्सा बनकर खुश हैं, या हमने अपनी असली पहचान को दबा दिया है ताकि फिट हो सके। नीत्शे कहता है कि इंसान का असली विकास तभी होता है जब वो समाज के नियमों को समझकर उनका गुलाम बने बिना जीना सीखे। ये सोच डरावनी इसलिए है क्योंकि इसका मतलब है कि हमारी नॉर्मल जिंदगी भी एक इल्यूजन हो सकती है। हम सोचते हैं कि हम खुद के लिए फैसले लेते हैं, लेकिन हो सकता है वो फैसले भीड़ के डर या अप्रूवल की भूख से प्रेरित हो। ये चैप्टर हमें हमारे हर इंटरैक्शन, हर रिश्ते, हर बातचीत पर दोबारा नजर डालने को कहता है। नीत्शे ये नहीं कहता कि समाज से भाग जाओ, वो कहता है समाज में रहो, लेकिन उसकी इनविजिबल चेन्स को पहचानो, तभी इंसान सच में आजाद हो सकता है। ये समझ पाना मुश्किल है क्योंकि ये हमें हमारी कंफर्ट जोन से बाहर धकेल देता है, लेकिन यहीं से असली आजादी शुरू होती है। चैप्टर 8, वुमन एंड चाइल्ड।
नीत्शे इस चैप्टर में इंसान के दो ऐसे पहलुओं को छूता है जो हमेशा से रहस्य और भावनाओं में लिपटे रहे हैं, औरत और बच्चा। वो इन दोनों को सिर्फ प्यार या मासूमियत के प्रतीक की तरह नहीं देखता, बल्कि उनके पीछे छुपी असली जटिलताओं को उजागर करता है। बच्चे को अक्सर मासूम कहा जाता है, लेकिन नीत्शे कहता है कि बच्चा असल में मासूम नहीं, बल्कि इंसानी स्वभाव का कच्चा रूप है। बच्चा अपनी इच्छाओं के पीछे बिना किसी शर्म या नैतिकता के भागता है। अगर वो किसी चीज को चाहता है तो उसे अभी चाहिए। उसकी भावनाएं सच्ची होती हैं, लेकिन साथ ही वो इंसान के सबसे रॉ इंस्टिंक्ट्स को भी दिखाता है, खुदगर्जी, क्रोध और मनमर्जी। बच्चा हमें ये याद दिलाता है कि नैतिकता और शिष्टाचार सीखे हुए हैं, जन्मजात नहीं। जब हम बड़े होते हैं तो समाज हमें सिखाता है कि क्या कहना है, कैसे व्यवहार करना है, लेकिन बच्चा इस सब से आजाद होता है। यही उसकी ताकत भी है और उसकी कमजोरी भी। औरत के बारे में नीत्शे की सोच उस दौर के हिसाब से बहुत प्रोवोकेटिव थी। वो कहता है कि औरतें हमेशा से समाज के पावर डायनामिक्स में अंडर एस्टिमेटेड रही है। वो उन्हें सिर्फ नरम दिल या मासूम मानने की सोच को चुनौती देता है। नीत्शे मानता है कि औरत का दिमाग और दिल दोनों बेहद जटिल है। वो ताकतवर भी है, चालाक भी, और सर्वाइवल के खेल में मर्दों जितनी ही रणनीतिक। समाज ने औरत को कमजोर कहकर उसे दबाया, लेकिन असल में उसकी ताकत सटल है। वो संबंधों, भावनाओं और सामाजिक संरचना पर गहरा असर डालती है, अक्सर बिना खुलकर पाव दिखाए। उदाहरण के लिए एक मां को देखो। वो बच्चे को पालने के साथ साथ समाज की अगली पीढ़ी की सोच गढ़ती है, लेकिन दुनिया अक्सर उसे सिर्फ केयरटेकर के रूप में देखती है। नीत्शे कहता है कि ये अंडरवैल्यूएशन औरत के असली रोल को छुपाता है। असल में औरत की ताकत उस इनविजिबल इन्फ्लुएंस में है जो वो रिलेशनशिप्स और वैल्यूज के जरिए डालती है। ये चैप्टर अनकंफर्टेबल इसलिए है क्योंकि ये हमें हमारे जेंडर रोल्स और स्टेरियोटाइप्स पर सवाल उठाने को मजबूर करता है। बच्चा हमें इंसान के सबसे प्योर लेकिन सबसे प्राइमल रूप को दिखाता है, और औरत हमें ताकत की एक अलग परिभाषा समझाती है जो अक्सर बिना शोर के चलती है। नीत्शे का नजरिया यहाँ रोमांटिक नहीं बल्कि एनालिटिकल है। वो हमें कहता है कि औरत और बच्चा समाज की सॉफ्ट साइड नहीं, बल्कि उसकी असली जड़ों का हिस्सा है। अगर इन्हें सही से समझ लिया जाए तो इंसान को अपने स्वभाव और समाज दोनों की गहरी समझ मिल सकती है। ये सोच डार्क इसलिए है क्योंकि ये मासूमियत की सतह को हटाकर इंसानी स्वभाव की जटिलता को दिखाती है। बच्चा वो इंसान है जो अभी सभ्यता के नकाब से अछूता है, और औरत वो शक्ति है जिसे समाज ने सेंचुरीज तक अंडर एस्टिमेट किया। नीत्शे इस सच्चाई से भागने को नहीं कहता, बल्कि इसे समझने को कहता है, क्योंकि यहीं से इंसानी रिश्तों और ताकत की असल तस्वीर सामने आती है। चैप्टर 9 ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट थिंग्स। नीत्शे इस आखिरी चैप्टर में हमें जिंदगी और ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों के सामने खड़ा कर देता है। वो सवाल जिनके जवाब इंसान हमेशा से ढूंढता आया है। हम क्यों हैं? जिंदगी का असली मकसद क्या है? मौत के बाद क्या होगा? लेकिन नीत्शे इन सवालों को किसी पवित्र किताब या धर्म की कहानियों से हल करने की कोशिश नहीं करता। वो कहता है कि इंसान इन सवालों से डरता है, इसलिए कहानियां गढ़ता है ताकि खुद को सुकून दे सके। सोचो, हजारों साल पहले इंसान आसमान को देखता था और सोचता था कि बिजली, बारिश या तारे किसी देवता के हाथ में है। ये कहानियां उसे सुरक्षा देती थी। आज विज्ञान ने कई राज खोल दिए हैं, लेकिन ये सवाल आज भी वही है। हम क्यों हैं? सब कुछ कैसे शुरू हुआ? और हम कहां जा रहे हैं? नीत्शे कहता है कि इन सवालों के जवाब शायद कभी साफ नहीं मिलेंगे, लेकिन इंसान को खुद को इन इल्यूशन से आजाद करना होगा जो उसे झूठा आराम देते हैं। ये चैप्टर सबसे डार्क इसलिए लगता है क्योंकि ये हमें किसी भी अल्टीमेट ट्रूथ के बिना जीने की चुनौती देता है। धर्म कहता है कि दुनिया का एक मकसद है, फिलॉसफी कहती है कि कोई अल्टीमेट रियलिटी है, लेकिन नीत्शे कहता है कि शायद कोई मकसद नहीं है,
और यही सच्चाई इंसान को डराती है। हम इतने आदी हो चुके हैं कि हमें कोई ऊंचा लक्ष्य बताए, कोई हमें कहे कि हम खास है, कि बिना इस विश्वास के जिंदगी बेमानी लगने लगती है। लेकिन नीत्शे इसे एक मौका मानता है। जब कोई अल्टीमेट मीनिंग नहीं, तो हमें खुद अपना मीनिंग बनाना होगा। उदाहरण के लिए, मान लो एक आदमी को बचपन से सिखाया गया कि अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो मौत के बाद स्वर्ग मिलेगा। ये सोच उसे जीने का मकसद देती है। लेकिन अगर ये सब कहानियां हैं और मौत के बाद कुछ नहीं, तो अब उसका सहारा टूट गया। नीत्शे कहता है कि यही असली हिम्मत की शुरुआत होती है, जब इंसान इन कंफर्टिंग इल्यूशंस के बिना भी जीना सीख ले। ये चैप्टर हमें एग्जिस्टेंस के सामने नग्न कर देता है। ये कहता है कि ब्रह्मांड को शायद हमारी परवाह नहीं, शायद इसमें कोई डिवाइन जस्टिस या प्लान नहीं। ये डराने वाली सोच है, लेकिन इसमें एक आजादी भी है। अगर कोई अल्टीमेट स्क्रिप्ट नहीं है, तो हमारी जिंदगी पूरी तरह हमारी है। हम अपने नियम खुद बना सकते हैं, अपना मकसद खुद गढ़ सकते हैं। यही नीत्शे का असली संदेश है। सच को जितना कड़वा हो, उतना ईमानदारी से देखो। अ फर्स्ट एंड लास्ट थिंग्स पूरी किताब का ऐसा अंत है जो हमें और सवालों के साथ छोड़ देता है। नीत्शे हमें कोई तैयार जवाब नहीं देता, बल्कि हमें खुद सोचने पर मजबूर करता है। ये चैप्टर एक तरह का इंटेलेक्चुअल वॉइड दिखाता है, जहां इंसान को अपने दम पर मीनिंग बनाना पड़ता है। ये डरावना है, लेकिन यहीं से इंसान की असली ताकत निकलती है। तो ये थी ह्यूमन, ऑल टू ह्यूमन की वो सफरनामा जो हमें हमारे अपने दिमाग की गहराइयों तक ले जाती है। नीत्शे ने इस किताब में हमें कोई आसान जवाब नहीं दिए, बल्कि ऐसे सवाल दिए जो हमारी सोच को हिला कर रखते। अगर इस सफर ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपको लगा कि कुछ परतें आज हट गई, तो ये वीडियो यही रुकने के लिए नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। अब आपकी बारी है। बताइए, इन चैप्टर्स में से किसने आपको सबसे ज्यादा झकझोरा? क्या आपको भी लगा कि हम सब अपने सोचने के ढांचे में कहीं न कहीं कैद हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपका नजरिया भी इस सफर का हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसी ही किताबों की गहराई में डूबकर उनकी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगली सफर आप मिस न करें। लाइक करिए अगर आपको ये कंटेंट सच में काम का लगा, और शेयर करिए उस दोस्त के साथ जो सोच को चुनौती देने की हिम्मत रखता हो। याद रखिए, असली आजादी तब आती है जब आप सवाल पूछने से डरते नहीं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली किताब में हम और भी गहराई में उतरेंगे। तब तक सवाल पूछते रहिए,